नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर भारतीय परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। पिता की संपत्ति पर आखिर किसका हक है। नमस्कार। हाँ, और खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून जो है वो पैतृक संपत्ति यानी पुरखों से मिली हुई और स्व अर्जित संपत्ति जो पिता ने खुद कमाई है उसमें फर्क कैसे करता है, बिल्कुल। क्योंकि ये समझना शायद बहुत जरूरी है ना। हाँ, बेहद जरूरी, क्योंकि इसी फर्क से तय होता है कि पिता अपनी संपत्ति किसको दे सकते हैं, किसको नहीं, और बच्चों के मतलब वारिसों के अधिकार क्या हैं। ज्यादातर पारिवारिक झगड़ों की जड़ कहीं ना कहीं यही होती है। सही कहा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो जानकारी दरअसल भारतीय विरासत कानूनों, खासकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों पर आधारित है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस कानूनी गुत्थी को थोड़ा सुलझाएं ताकि ये पता चले कि संपत्ति किस तरह की है, ये बात पिता की आजादी और बच्चों के अधिकारों पर कैसे असर डालती है। जी, और जो स्रोत हैं वो भी यही बताते हैं कि इस बारे में साफ जानकारी होना परिवारों में मनमुटाव और शायद कोर्ट कचहरी से बचने के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। कानून पिता की संपत्ति को इन दो हिस्सों पैतृक और स्वार्जित में बांटता ही क्यों है? क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, ये बंटवारा ही कह सकते हैं पूरी कहानी की बुनियाद है। अच्छा। इसी से तय होता है कि पिता उस प्रॉपर्टी के असल मालिक है या सिर्फ एक तरह से उसके रखवाले हैं। वो पैतृक है या स्व अर्जित, ये जानने के बाद ही तो पता चलेगा कि पिता उसे अपनी मर्जी से किसी को दे भी सकते हैं या नहीं, और बच्चे उस पर अपना दावा कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ये तो सही है। तो किसी भी विरासत के दावे को समझने के लिए ये पहला कदम है, मतलब ये जानना है कि संपत्ति है कौन सी। ठीक है, तो पहले पैतृक संपत्ति को समझते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो संपत्ति हुई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मतलब दादाजी परदादाजी से मिली हुई। हाँ, मोटे तौर पर यही है। पैतृक संपत्ति वो है जो किसी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और कई बार थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। वो क्या? वो ये कि भले ही ये संपत्ति पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हो, कानून इसे उनकी निजी जायदाद नहीं मानता। अच्छा, निजी नहीं मानता? नहीं, इसे एक तरह की पारिवारिक धरोहर या हम कह सकते अविभाजित हिंदू परिवार HUF की संपत्ति समझा जाता है। पारिवारिक धरोहर, इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि पिता उस संपत्ति के अकेले मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक सहस्वामी या कह लीजिए कर्ता, को पार्टनर। सहस्वामी, को पार्टनर। हाँ, को पार्टनर। इसे ऐसे समझ लीजिए कि वो उस पारिवारिक खजाने के एक मैनेजर या ट्रस्टी जैसे है। अच्छा। जिसमें उनके बच्चों का, बेटों का और अब तो बेटियों का भी जन्म से ही हक जुड़ जाता है। वो उस खजाने को संभालते जरूर है, लेकिन वो पूरा खजाना उनका अकेले का नहीं है। अरे वाह, मतलब जन्म लेते ही बच्चे हिस्सेदार बन गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे पिता के जिंदा रहते हुए भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका हक जन्म से है। वो पिता के जीवन काल में भी संपत्ति के बंटवारे यानी पार्टीशन की मांग कर सकते हैं। ओह। और अपना हिस्सा अलग करवा सकते हैं। पिता उन्हें ना तो मना कर सकते हैं, ना ही उस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी एक बच्चे को या किसी बाहरी व्यक्ति को दे सकते हैं। ये तो पैतृक संपत्ति की बात हुई, लेकिन अगर पिता ने खुद मेहनत करके, मान लीजिए नौकरी से या बिजनेस से पैसा कमाकर कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसका क्या? वो स्व अर्जित हुई? एकदम सही, वो हुई स्व अर्जित संपत्ति, यानी वो जिसे पिता ने अपने स्रोतों से, अपनी मेहनत से कमाया या बनाया है। जैसे सैलरी से घर खरीदा। हाँ, या बिजनेस के मुनाफे से जमीन ली, या अपनी बचत से कोई निवेश किया, ये सब स्व अर्जित में आएगा। तो इस पर क्या पिता का पूरा हक होता है? मतलब वो जिसे चाहे उसे दे सकते हैं? हाँ, यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट कानून ये मानता है कि व्यक्ति ने जो अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाया है उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। सही बात है। इसीलिए स्व अर्जित संपत्ति पर पिता का पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट, निर्विवाद और अविभाजित स्वामित्व होता है। तो वो जो चाहे कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं, किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, पत्नी को दे सकते हैं, या किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी। यहाँ उनकी मर्जी ही अंतिम है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। चलिए जरा पैतृक संपत्ति पर लौटते हैं। आपने कहा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, इसे थोड़ा और खोलेंगी? मतलब ये अधिकार कितना मजबूत है असल में? ये अधिकार बहुत मजबूत है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये अधिकार कानून देता है, पिता की इच्छा या मर्जी पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। दूसरी बात, जैसा हमने कहा,
बच्चे पिता के जीवित रहते हुए भी बंटवारे का मुकदमा यानी पार्टीशन सूट दायर करके अपना हिस्सा मांग सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर पिता सभी सहस्वामियों, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, उनकी सहमति के बिना पैतृक संपत्ति को बेचने या दान करने या वसीयत करने की कोशिश करते हैं, तो वो हस्तांतरण कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। बच्चे उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ओह, तो पिता असल में उस संपत्ति के सिर्फ एक मैनेजर या केयरटेकर जैसे हुए मालिक नहीं। उनकी सीमाएं क्या हैं फिर इस हिसाब से? हाँ, आप कह सकते हैं वो पूरी संपत्ति के अकेले मालिक नहीं है। वो उसे अपनी मर्जी से, खासकर किसी एक वारिस के पक्ष में ज्यादा या किसी बाहरी के पक्ष में नहीं बांट सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बाकी सहस्वामियों के अधिकारों का हनन माना जाएगा। और अगर पिता फिर भी मनमानी करें, मान लीजिए हिस्सा ना दें या किसी एक को दे दें, तब बच्चे क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में जिन बच्चों को लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, वो सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अच्छा, कोर्ट जा सकते हैं? जी, इस मुकदमे के जरिए वो अदालत से अपना कानूनी हिस्सा दिलवाने की मांग करते हैं। हाँ, इसमें एक जरूरी बात यह है कि आमतौर पर आपको अपने अधिकार हनन का पता चलने के 12 साल के अंदर ये कदम उठाना होता है। 12 साल की लिमिट है? हाँ, लिमिटेशन पीरियड होता है। हाल में कोई ऐसा मामला आया है सुप्रीम कोर्ट में जिससे ये बात और साफ होती हो? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत अहम फैसला है केसी लक्ष्मणा बनाम केसी चंद्रप्पा गौड़ा। ये 2022 का मामला है। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि HUF का कर्ता या पिता पैतृक संपत्ति दान या उपहार में सिर्फ कुछ खास धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही दे सकता है। सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए? हाँ, और ये पायस पर्पसेस भी बहुत सीमित हैं, जैसे कोई पुराने पारिवारिक कर्ज चुकाना हो या बहुत जरूरी धार्मिक कर्मकांड करने हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी एक बच्चे को सिर्फ प्यार और स्नेह के कारण संपत्ति का बड़ा हिस्सा दे देना बिना बाकी सहस्वामियों की सहमति के वो मान्य नहीं होगा। अरे, मतलब प्यार और स्नेह भी काफी नहीं है? कानून की नजर में कम से कम पैतृक संपत्ति के मामले में जन्मसिद्ध अधिकार ज्यादा मजबूत है। ये जानना वाकई कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। ये तो सचमुच ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं स्व अर्जित संपत्ति पर। यहाँ आपने कहा कि पिता पूरी तरह आजाद हैं। जी हाँ, यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट है। स्व अर्जित संपत्ति के मामले में पिता ही किंग है, कह सकते हैं। किंग मतलब वो अपनी मर्जी से वसीयत लिख सकते हैं। वो तय कर सकते हैं कि उनके बाद उनकी संपत्ति किसे मिलेगी। किसी को भी? हाँ, वो किसी एक बच्चे को सब कुछ दे सकते हैं या बच्चों को बराबर ना देकर अलग अलग हिस्सा दे सकते हैं, या अपनी पत्नी को, किसी रिश्तेदार या दोस्त को, यहाँ तक कि किसी संस्था को भी दे सकते हैं। तो फिर बच्चों का क्या? क्या पिता की जीते जी उनका कोई हक नहीं बनता इस संपत्ति पर? जरा सा भी नहीं। पिता के जीवन काल में उनकी स्व अर्जित संपत्ति पर बच्चों का कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं होता। शून्य। हाँ, वो ना तो हिस्सा मांग सकते हैं, न ही बंटवारे का मुकदमा कर सकते हैं। अगर पिता अपनी संपत्ति किसी और को बेच दें या गिफ्ट कर दें, तो बच्चे आमतौर पर उससे चुनौती भी नहीं दे सकते। आपने कहा आमतौर पर, मतलब कोई स्थिति है जब चुनौती दी जा सकती है? हाँ, सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, बहुत सीमित। जैसे अगर बच्चे ये साबित कर सकें कि संपत्ति का हस्तांतरण उनसे धोखाधड़ी करके हुआ है, या पिता पर कोई अनुचित दबाव डालकर, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस या जबरदस्ती करवा के कराया गया है। अच्छा। तब वो उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ऐसा साबित करना बेहद मुश्किल होता है। और इसके लिए भी समय सीमा होती है। धोखाधड़ी या दबाव का पता चलने के आम तौर पर 3 साल के भीतर ही आपको कोर्ट जाना होता है। तो बच्चों को पिता की स्वअर्जित संपत्ति कब मिल सकती है फिर? कोई तो रास्ता होगा? देखिए, मुख्य रूप से सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? अगर पिता का देहांत बिना कोई वसीयत मनाए हो जाए, जिसे कानून की भाषा में इंटेस्टेट मृत्यु कहते हैं। अच्छा, बिना वसीयत के? हाँ, ऐसी स्थिति में उनकी जो स्व अर्जित संपत्ति है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके क्लास 1 वारिसों में बराबर बांटी जाएगी। क्लास 1 वारिस, इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आमतौर पर उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटियां और उनकी माँ, अगर वो जीवित हों, शामिल होते हैं। इन सब में बराबर हिस्सा बटेगा। लेकिन अगर वसीयत है? लेकिन अगर पिता ने वसीयत बना दी है तो संपत्ति उसी के अनुसार बटेगी।
भले ही उसमें किसी बच्चे को कुछ न दिया गया हो। क्या इसका भी कोई उदाहरण है कोर्ट के फैसलों से? हाँ, बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह 2010 का मामला ये बात साफ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति की वसीयत किसी एक बेटे के पक्ष में कर दी तो वो पूरी तरह वैध है, बशर्ते ये साबित न हो कि वसीयत लिखवाते समय कोई धोखाधड़ी या अनुचित दबाव डाला गया था। ये पिता की इच्छा की प्रधानता को दिखाता है उनकी स्व अर्जित संपत्ति के मामले में। अच्छा, तो अब अगर हम दोनों तरह की संपत्तियों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में देखें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, संक्षेप में ये 4 मुख्य बातें हैं याद रखने के लिए। हाँ। पहला, बच्चों का हक। पैतृक में जन्म से स्व अर्जित में पिता के जीते जी कोई हक नहीं। ठीक। दूसरा, पिता का बेचने या देने का अधिकार। पैतृक में बहुत सीमित, सबकी सहमति जरूरी, स्वअर्जित में पूरा अधिकार। ओके। तीसरा, कानूनी चुनौती। पैतृक के गलत हस्तांतरण को चुनौती देना आसान और संभव है, स्वअर्जित के हस्तांतरण को चुनौती देना लगभग नामुमकिन, सिवाय धोखाधड़ी वगैरह के। ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, पैतृक संपत्ति के गलत बंटवारे को कोर्ट में चुनौती देना एक मजबूत दरवाजा खटखटाने जैसा है। आपके पास जन्म सिद्ध हक की चाबी है, लेकिन स्व अर्जित संपत्ति के बंटवारे को चुनौती देना एक बंद दीवार को तोड़ने जैसा है। बहुत मुश्किल, जब तक आप ये साबित न कर दें कि दीवार बनाते वक्त ही कोई गड़बड़ हुई थी। वाह, ये अच्छा उदाहरण है। और चौथा, विरासत का आधार। पैतृक में हक जन्म से मिलता है, स्व अर्जित में विरासत तभी मिलती है जब पिता बिना वसीयत के गुजर जाएं या फिर अगर उन्होंने वसीयत में हिस्सा दिया हो। ये तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया। लेकिन इन 2 मुख्य बातों के अलावा भी कुछ और कानूनी पहलू होंगे जो लोगों के लिए जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो कुछ और अहम बातें हैं, जैसे बेटियों के अधिकार। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन हुआ, उसके बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर सहस्वामी यानी को-पार्टनर माना गया है। मतलब बेटे और बेटियों का हक बिल्कुल बराबर है पैतृक संपत्ति में। जी हाँ, और वनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने इसे और भी पक्का कर दिया। अच्छा, इसमें क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ये कानून पूर्वव्यापी है, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी ये माना जाएगा कि ये अधिकार 1956 से ही बेटियों को मिला हुआ है। अरे वाह, 1956 से? हाँ, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि बेटी के पिता 9 सितंबर 2005 को जब कानून बदला जीवित रहे हों। और विवाहित बेटियों को भी ये अधिकार मिलता है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव है। ये तो वाकई बहुत बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, और पिता की मृत्यु के बाद क्या प्रक्रियाएं होती हैं? मान लीजिए वसीयत है या नहीं है? देखिए, अगर वसीयत है तो उसे अदालत से प्रमाणित करवाना होता है, जिसे प्रोबेट लेना कहते हैं। प्रोबेट? हाँ, प्रोबेट। ये एक तरह से वसीयत पर सरकारी मोहर लगवाना है ताकि संपत्ति का हस्तांतरण कानूनी रूप से पक्का हो सके। और अगर वसीयत नहीं है तो? अगर वसीयत नहीं है तो वारिसों को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जिसे लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके लिए आवेदन करना होता है। इससे ये साबित होता है कि वही असली वारिस हैं। और ये साबित करना कि कोई संपत्ति पैतृक है, क्या ये आसान होता है? नहीं, ये कई बार मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए पुराने दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे संपत्ति के मूल कागजात जो ये दिखाते हों कि वो कम से कम 3 पीढ़ियों से परिवार में है। परिवार का वंश वृक्ष मतलब फैमिली ट्री, जमीन के रिकॉर्ड्स जैसे म्यूटेशन रिकॉर्ड्स। काफी कागजी कार्रवाई है। हाँ, और सबूत का भार उसी पर होता है जो संपत्ति को पैतृक बता रहा है। और इन सब में तो काफी समय और पैसा भी लगता होगा कोर्ट कचहरी में। हाँ, बिल्कुल। संपत्ति के मुकदमे अक्सर लंबे खिंच जाते हैं, कई बार 2 साल से लेकर 10 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। बाप रे। इसीलिए आजकल मध्यस्थता यानी मीडिएशन पर बहुत जोर दिया जाता है, खासकर फैमिली कोर्ट के जरिए। अगर परिवार आपस में बैठकर समझौता कर लें तो समय और पैसा दोनों बचते हैं। ये तो बेहतर है। हाँ, कुछ और छोटी मगर जरूरी बातें भी हैं, जैसे गोद लिए हुए बच्चों को भी जैविक बच्चों की तरह पैतृक और स्व अर्जित दोनों संपत्तियों में पूरे अधिकार मिलते हैं। अच्छा, गोद लिए बच्चों को भी? जी हाँ,
और जो NRI है वो भी भारत में अपनी संपत्ति के अधिकारों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दावा कर सकते हैं। और एक हालिया फैसला है रेवना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2023। वो ये कहता है कि शून्य या शून्यकरणीय विवाह मतलब वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जन्मे बच्चों का भी अपने माता पिता की संपत्ति में हक होता है। अच्छा। हाँ, हालांकि उन्हें पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार यानी को पार्सनरी राइट नहीं मिलता, लेकिन वो अपने माता पिता के हिस्से में से बाकी बच्चों की तरह बराबर के हकदार होते हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया और पिता या बेटे को अपना हिस्सा मिल गया, अब उस हिस्से का क्या स्टेटस होगा? क्या वो अब भी पैतृक रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उत्तम बनाम सुभाग सिंह 2016 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद बंटवारा हुआ है, तो बंटवारे में मिला पैतृक संपत्ति का हिस्सा उस वारिस के हाथों में उसकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाता है। ओह, तो वो स्व-अर्जित हो जाती है। हाँ, यानी अब उस हिस्से पर उसके अपने बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वो व्यक्ति खुद उस संपत्ति को फिर से एक HUF संपत्ति घोषित ना कर दे। ये भी एक बड़ा बदलाव है जो कई लोग नहीं जानते। ये सारी जानकारी तो बहुत ही उपयोगी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे लगता है कि उसे उसके जायज हक से बेदखल किया जा रहा है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या स्व-अर्जित संपत्ति का मामला जिसमें उसे लगता है कि पिता पर दबाव डालकर कुछ किया गया है। उसे क्या करना चाहिए? मतलब पहला कदम क्या हो? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जानकारी और सबूत इकट्ठा करना। जानकारी और सबूत। हाँ, संपत्ति किस तरह की है, पैतृक है तो उसके कागजात जुटाएं, स्व-अर्जित है तो क्या कोई वसीयत है, कोई गिफ्ट डीड है, अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, मतलब सारे दस्तावेज जुटाना बहुत जरूरी है। और कोर्ट जाने से पहले क्या कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए। एक अच्छा विकल्प होता है पारिवारिक समझौता विलेख यानी फैमिली सेटलमेंट डीड। अच्छा। अगर परिवार के सदस्य आपसी सहमति से संपत्ति बांटने को तैयार हो जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। वकील की मदद से ये समझौता लिखित में किया जा सकता है और इसे रजिस्टर भी कराया जा सकता है। हाँ, मध्यस्थता। हाँ, मीडिएशन भी एक बहुत कारगर रास्ता है आजकल। लेकिन अगर बात न बने और लगे कि पिता या कोई और वारिस संपत्ति बेचने या हड़पने की ही कोशिश कर रहा है, देखिए, ऐसी इमरजेंसी में तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर संपत्ति पैतृक है और उसे बेचा जा रहा है तो फौरन सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत एक्शन लेना होगा। बिल्कुल। स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में ये मुश्किल है, जैसा हमने कहा, लेकिन अगर धोखाधड़ी या अनुचित दबाव का पक्का शक है तो भी तुरंत कानूनी सलाह लेकर जो भी उचित कदम हो वो उठाना चाहिए। देर करने से मामला हाथ से निकल सकता है। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो संपत्ति आई कहाँ से है, पुरखों से मिली है यानी पैतृक है, या पिता ने खुद बनाई है यानी स्व-अर्जित है। स्रोत क्या है? हाँ, स्रोत क्या है। पैतृक संपत्ति पर कानून जो है वो परिवार की विरासत और सभी वारिसों, बेटों और बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकारों को बचाता है और पिता के हाथ कुछ हद तक बंधे होते हैं जी। वहीं स्व-अर्जित संपत्ति पर कानून पिता की मेहनत और उनकी आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है, उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने का पूरा हक देता है। किसी भी पारिवारिक संपत्ति विवाद को समझने या सुलझाने के लिए ये बुनियादी फर्क जानना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है आगे के लिए। बताइए। तुमने देखा कि पैतृक संपत्ति के नियम, जैसे वो केसी लक्ष्मणा मामले में सामने आया, कभी कभी पारिवारिक भावनाओं या पिता की किसी बच्चे के प्रति विशेष इच्छा
प्यार और स्नेह पर भी सख्त कानूनी अधिकारों को तरजीह देते हैं। हाँ, दूसरी तरफ स्व अर्जित संपत्ति में पिता को पूरी छूट है, जो कभी-कभी बच्चों की उम्मीदों या जरूरतों के खिलाफ भी जा सकती है। सही है। ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि क्या भविष्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से जुड़े नियमों में एक बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जैसे जैसे परिवार की परिभाषा और संरचना बदल रही है। क्या कानून व्यक्तिगत आजादी, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक सद्भाव के बीच आज से बेहतर तालमेल बिठा सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता यकीनन सोच विचार कर सकते हैं। इस बेहद जानकारी भरी और साफ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।